हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे, है ना। चलिए हम लोग हमारी इकोनॉमिक्स की नेक्स्ट क्लास को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में मतलब कि फर्स्ट क्लास में हम लोग ने नेशनल इनकम स्टार्ट किया था और पूरी क्लास में हमने नेशनल इनकम की डेफिनेशन को अच्छे से समझा था। उसके एक एक वर्ड को हमने एनालाइज किया था कि वो कहना क्या चाह रहा है। अब इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। नेशनल इनकम एस्टिमेशन समझने से पहले हमें और छोटी छोटी चीजें हैं जो पहले से पता होनी चाहिए, तभी हम नेशनल इनकम को कंप्यूट कर पाएंगे, नेशनल इनकम को अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए, आज का पहला कॉन्सेप्ट आता है फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम क्या होती है। फैक्टर इनकम आप लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी फाउंडेशन लेवल पे, 11th-12th लेवल पे। तो वहां पर हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में सिखाया जाता था। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं सर। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल और आपका जो एंटरप्रेन्योर है। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगते हैं किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। तो जो पेमेंट लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को करी जाएगी वो पेमेंट कहलाएगी आपके लिए फैक्टर पेमेंट, और जिसको ये पेमेंट मिलेगी उसके लिए कहलाएगी फैक्टर इनकम। यानी कि जो प्रोडक्शन हाउसेस हैं वो लोग फैक्टर पेमेंट करते हैं हाउस होल्ड्स को, और हाउस होल्ड्स को जो फैक्टर पेमेंट रिसीव होती है उसे वो लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम। तो बेसिकली होता क्या है, जैसे कोई एक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है या मैन्युफैक्चरिंग हब है। मैं फैक्ट्री ले लेता हूं। इस फैक्ट्री में अगर आपको प्रोडक्शन करना है, इस फैक्ट्री में अगर आपको प्रोडक्शन करना है तो इस फैक्ट्री में अपने को क्या चाहिए सर। इस फैक्ट्री के लिए अपने को लैंड चाहिए सर। बिना लेबर के प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, बिना कैपिटल के फैक्ट्री नहीं चल पाएगी, और सर एंटरप्रेन्योर चाहिए जो इस फैक्ट्री को रन करेगा। ठीक है, तो आपके ये चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं। लैंड के लिए हम लोग क्या देते हैं बेटा सर। लैंड के लिए हम लोग रेंट देते हैं। लेबर को हम लोग क्या देते हैं बेटा सर। लेबर को हम लोग वेजेस देते हैं। कैपिटल के लिए हम लोग क्या देते हैं सर। कैपिटल के लिए हम लोग इंटरेस्ट देते हैं। और एंटरप्रेन्योर को हम लोग क्या देते हैं सर। एंटरप्रेन्योर को हम लोग प्रॉफिट देते हैं। ठीक है ना, ये पुरानी बातें होंगी जो आपको याद आ गई होंगी। तो ये जो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर है, ये इस प्रोडक्शन हाउस को कौन सप्लाई करता है। ये इस प्रोडक्शन हाउस को हाउस होल्ड सप्लाई करता है। ठीक है, हाउस होल्ड सप्लाई करता है। हाउस होल्ड इनको फैक्टर सर्विसेज देता है। हाउस होल्ड इनको फैक्टर सर्विसेज देता है। थोड़ा खूबसूरत बना देते हैं, ठीक है ना। हाउस होल्ड क्या करता है, हाउस होल्ड फर्म को फैक्टर सर्विसेज देता है। और फर्म क्या करती है, फर्म हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट देती है। राइट, तो हाउस होल्ड के लिए वो क्या बन जाती है, हाउस होल्ड के लिए वो बन जाती है फैक्टर इनकम। मतलब अगर मैं आप लोग को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं तो मैं आप लोग को फैक्टर सर्विस दे रहा हूं और आप लोग मुझे उसके लिए पेमेंट कर रहे हो, तो वो मेरे लिए क्या है, वो मेरे लिए फैक्टर इनकम है। राइट, तो फैक्टर इनकम क्या है सर। फैक्टर इनकम रिफर्स टू income received by the factors of production for rendering the factoring services in the production process। तो प्रोडक्शन प्रोसेस में फैक्टर ओनर्स को जो फैक्टर पेमेंट रिसीव होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम बोलते हैं। इट इज रिसीव्ड फॉर प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, मतलब एंटरप्रेन्योर। फैक्टर इनकम ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इज इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम में क्या इंक्लूड किया जाता है, नेशनल इनकम में नॉर्मल रेसिडेंट्स की फैक्टर इनकम को कवर किया जाता है, जैसे कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ट्रांसफर इनकम क्या होती है सर। ट्रांसफर इनकम होती है जो बिना कोई सर्विसेज दिए हमें रिसीव हो जाती है। मतलब इसके बदले में हम लोग कुछ भी गुड्स, कुछ भी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते हैं, लेकिन हमें पैसा मिल जाता है। जैसे आपके पेरेंट्स आपको पॉकेट मनी देते हैं, आप बदले में कोई गुड्स एंड सर्विसेज थोड़ा ना जनरेट कर रहे हैं, आप कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ा ना कर रहे हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, आपको पॉकेट मनी दे रहे हैं आपके खर्चों के लिए। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर इनकम।
इसी तरीके से हाउस होल्ड्स को, गवर्नमेंट्स को बहुत जगह से ट्रांसफर इनकम आती है और इसके बदले में हम लोग कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट नहीं करते। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, हम जो सिटीजन्स हैं, हम लोगों को क्या मिलता है सर? हम सिटीजन्स को गवर्नमेंट सीनियर सिटीजन अलाउंस देती है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देती है। अगर आप एम्प्लॉयड नहीं हैं तो गवर्नमेंट आप लोग को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देती है। कुछ एनजीओज हैं, वो लोग हम लोग को ग्रांट देते हैं। ये सब क्या है? ये सब ट्रांसफर इनकम है। इसके बदले में हम लोगों ने कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं करी है और हमें पैसा जो है मेरे बेटा वो क्या हो चुका है? रिसीव हो चुका है। एग्जाम्पल देखिएगा, ट्रांसफर इनकम क्या होती है सर? ट्रांसफर इनकम रिफर्स टू इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज इन रिटर्न। पैसा मिल गया है लेकिन बदले में कुछ नहीं दिया है। ये यूनिलैटरल होता है, वन साइडेड कॉन्सेप्ट है। ऑब्वियस है कि सिर्फ पैसा आ रहा है, आप इसके बदले में कोई भी सर्विसेज या गुड्स जनरेट नहीं कर रहे हो। इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम एज इट डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेशनल इनकम की डेफिनेशन जब पढ़ी थी तो उसमें क्या लिखा हुआ था? नेशनल इनकम मींस मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। अगर आपने कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ही नहीं करे तो वो आपका नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनेगा। इट कैन बी रिसीव्ड ईदर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री और फ्रॉम अब्रॉड। तो जो आपकी ट्रांसफर इनकम है वो आपको विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी मिल सकती है या फिर अब्रॉड से भी आ सकती है। तो मान लो मिस्टर एक्स है, ये यूएसए में जॉब करते हैं। ये जॉब करते हैं कहां पर सर? ये जॉब करते हैं यूएसए में, राइट। और ये क्या करते हैं? ये अपने पेरेंट्स को इंडिया में हर महीने इंडियन रुपी में 1 लाख रुपया भेजते हैं। 1 लाख रुपया हर महीने रेमिट करते हैं, राइट। समझा कि नहीं समझा? अब इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इस 1 लाख रुपए को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसफर इनकम। पेरेंट्स को इंडिया में पैसा मिल रहा है और ये पैसा कहां से आ रहा है सर? ये पैसा यूएसए से आ रहा है, अब्रॉड से आ रहा है। तो जरूरी नहीं है कि ट्रांसफर इनकम आपको विद इन दी कंट्री मिले, विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी मिले। ये आपको इंडिया के बाहर, डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर से भी रिसीव हो सकती है। तो बेसिकली ध्यान क्या रखना है? ट्रांसफर इनकम जो है वो यूनिलैटरल कॉन्सेप्ट है, इसे नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता है क्योंकि बदले में कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं हुई है। ट्रांसफर इनकम जो है वो डोमेस्टिक टेरिटरी में भी मिल सकती है, डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर से भी मिल सकती है। एग्जाम्पल्स इसके क्या हो गए सर? इसके एग्जाम्पल्स हो गए ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, पॉकेट मनी एक्सेट्रा, राइट। अच्छा, अब ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखिएगा। Taxes received by the government are the transfer income of the government as they are received without providing any productive services in return. Similarly, subsidies paid by the government are transfer payments of the government. तो सब्सिडीज आपको मिलती हैं, तो गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रही है, ये गवर्नमेंट द्वारा आपको दिया हुआ ट्रांसफर इनकम है। और जब आप टैक्सेस गवर्नमेंट को देते हो तो ये आपके द्वारा गवर्नमेंट को दिया हुआ ट्रांसफर इनकम है। गवर्नमेंट इन टैक्सेस के बदले में आपको कोई गुड्स एंड सर्विसेज नहीं देती है, तुरंत इमीडिएटली नहीं देती है। बाद में ये टैक्सेस का पैसा नेशन के वेलफेयर के लिए खर्च होता है, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन आज अगर आप टैक्सेस दे रहे हो तो इमीडिएटली उसके बदले में आपको कोई भी रिटर्न नहीं मिलता है। गवर्नमेंट कोई भी रिटर्न इमीडिएट प्रॉमिस नहीं करती है। लॉजिक समझा कि नहीं समझा? नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट में फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम, फैक्टर इनकम को नेशनल इनकम में कंसीडर करते हैं और ट्रांसफर इनकम को नेशनल इनकम में कंसीडर नहीं करते हैं। फैक्टर इनकम के बदले में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, ट्रांसफर इनकम के बदले में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं होती हैं। ये जो ट्रांसफर इनकम है ये जो नॉर्मल रेसिडेंट्स है उनको तो मिलती ही है, उसके अलावा गवर्नमेंट को भी ट्रांसफर इनकम मिलती है। ऐसा नहीं कि जो ट्रांसफर इनकम है वो सिटीजन्स को ही मिल रही है या फिर रेसिडेंट्स को ही मिल रही है। ट्रांसफर इनकम किसी को भी मिल सकती है, वो गवर्नमेंट को भी मिल सकती है और नेशन में रह रहे लोगों को भी मिल सकती है। राइट मेरे बच्चों? जी सर,
चलिए, अभी जो ट्रांसफर होता है वो दो तरीके का होता है। ट्रांसफर इनकम जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक ट्रांसफर इनकम होता है करंट ट्रांसफर, एक ट्रांसफर इनकम होता है कैपिटल ट्रांसफर। अगर आप करंट इनकम में से पैसा ट्रांसफर कर रहे हो तो इट विल बी कंसीडर्ड एज करंट ट्रांसफर। लाइक आपके फादर जो है मान लीजिए साल का 50 लाख रुपए कमाते हैं। फादर जो है वो साल का 50 लाख रुपया कमाते हैं और उस 50 लाख में से गवर्नमेंट को 10 लाख रुपए के टैक्सेस दे देते हैं। तो ये जो टैक्सेस आपके फादर ने पे करे 50 लाख रुपए की इनकम पे, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं करंट ट्रांसफर। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? करंट ट्रांसफर। और जब आप अपनी वेल्थ में से पैसा ट्रांसफर करते हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं कैपिटल ट्रांसफर। फॉर एग्जांपल, आपके फादर ने लैंड खरीदा था 2001 में और आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए और फादर इतने खुश हुए, उन्होंने वो लैंड आपको ट्रांसफर कर दिया। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम लोग बोलेंगे कैपिटल ट्रांसफर। आपके फादर ने अपनी जो असेट थी, अपनी जो वेल्थ थी, वो आपको ट्रांसफर कर दी। Transfer receipts are of two types. It is current transfer and capital transfer. Current transfer are made out of income, whereas capital transfer are made out of wealth. देखा? तो करंट ट्रांसफर कहां से हो रहा है? सर, करंट ट्रांसफर जो है वो इनकम से हो रहा है, जबकि कैपिटल ट्रांसफर जो है वो वेल्थ से हो रहा है। करंट ट्रांसफर्स आर जनरली रेगुलर इन नेचर, वेयर एज कैपिटल ट्रांसफर्स आर इरेगुलर। आप रोज रोज सीए तो बनेंगे नहीं और रोज रोज तो लैंड मिलेगा नहीं, लेकिन आपके फादर जो है वो इनकम हर साल कमाएंगे, वो टैक्सेस हर साल गवर्नमेंट को पे करेंगे। तो जो आपका करंट ट्रांसफर है वो रेगुलर नेचर का होता है, रिकरिंग नेचर का होता है, जबकि कैपिटल ट्रांसफर जो होता है वो नॉन रिकरिंग नेचर का होता है। करंट ट्रांसफर्स आर मेंट फॉर कंजम्पशन पर्पस। आपके फादर आपको पॉकेट मनी देते हैं, तो ये क्या है? करंट ट्रांसफर। और पॉकेट मनी क्यों देते हैं? क्योंकि आपको वो खर्च करनी है, वो कंजम्पशन पर्पस के लिए है। और जो कैपिटल ट्रांसफर होता है वो कंजम्पशन पर्पस के लिए नहीं होता। आपके फादर ने आपको लैंड गिफ्ट इसलिए नहीं किया कि तुम उसे बेच के खा पी लो, वो इसलिए दिया क्योंकि तुम उसे संभाल के रखो, उसको और किसी अच्छे यूज में लेकर आओ, उससे और वेल्थ और इनकम जनरेट करो, राइट? वेयर एज कैपिटल ट्रांसफर्स आर मेंट फॉर कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब इन्वेस्टमेंट। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या है? सर, कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है इन्वेस्टमेंट, राइट? एग्जाम्पल्स ऑफ करंट ट्रांसफर आर ओल्ड एज पेंशन, गिफ्ट्स, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस एक्सेट्रा। वेयर एज एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल ट्रांसफर आर इन्वेस्टमेंट ग्रांट, कैपिटल गेन टैक्स, वॉर डैमेजेस एक्सेट्रा। ठीक है ना? आपने इनकम टैक्स पढ़ा हुआ है ना? कैपिटल गेन किस पे होता है? कैपिटल असेट को बेच के होता है। कैपिटल असेट को बेच के होता है। तो कैपिटल असेट क्या है? कैपिटल असेट एक वेल्थ है। वेल्थ को बेच के जो पैसा कमाया उसमें से टैक्स दिया। अच्छा, अब ये क्या कैपिटल गेन बार बार होगा? आपके फादर मान लो जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं तो वो 50 लाख रुपए हर साल कमाएंगे, लेकिन अगर वो लैंड बेच रहे हैं तो क्या वो लैंड हर साल बेचेंगे? नहीं बेचेंगे सर। तो जो कैपिटल गेन का टैक्स होता है वो आपका नॉन रिकरिंग नेचर का होता है, इसलिए वो कैपिटल ट्रांसफर है। दूसरी चीज, कैपिटल गेन का जो टैक्स है वो किस पे लगा है? असेट पे लगा है। कैपिटल गेन का टैक्स किस पे लगा है? असेट के बेचने पे लगा है। और आपका जो 50 लाख पे टैक्स लगा है वो आप जो इनकम अर्न कर रहे हो उसके ऊपर लगा है, राइट? चलिए, इसके बाद अगला आता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज वर्सेस नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वर्सेस नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब इसको पढ़ाने की वजह से जरूरत नहीं है, आप लोग इतने समझदार हैं, आप लोग जानते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। सर, वो एक्टिविटी जो बदले में रेवेन्यू जनरेट करके दे उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं, और जो एक्टिविटी बदले में रेवेन्यू जनरेट करके ना दे उसे हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। जैसे मैं आप लोग को इस समय पेड क्लासेस दे रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, और आप लोग मुझे उसके बदले में पैसा दे रहे हो तो ये क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सिमिलरली मैं यूट्यूब पे भी क्लासेस लेता हूं, उस पर रिविजन्स प्रोवाइड करता हूं बच्चों को, उस पर मैं एमसीक्यूज प्रोवाइड करता हूं बच्चों को मोटिवेशनल वीडियोस प्रोवाइड करता हूं। तो वो जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। वहां से हमें कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होता। अब आप बोलेंगे सर ऐड का पैसा तो आपको मिलता है ना, अब आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? बेटा कुछ नहीं मिलता है कुछ नहीं मिलता है, भूल जाओ उस बात को। वहां पर मैं बिना किसी कंसीडरेशन के, लालच के पढ़ा रहा हूं, राइट? तो अगर आप कोई ऐसा एक्टिविटी करते हैं
जहां पर आपको रेवेन्यू जनरेट हो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कोई ऐसा एक्टिविटी करते हैं जहां पर आपको रेवेन्यू जनरेट ना हो, आप अपनी खुशी के लिए, अपनी हॉबी के लिए ऐसा करते हो, आप मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए ऐसा करते हो, फील गुड फैक्टर की वजह से ऐसा करते हो, तो उस केस में उसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोला जाता है। अब ऑब्वियस है कि जब नेशनल इनकम की बात आएगी तो नेशनल इनकम में इकोनॉमिक एक्टिविटी कंसीडर होगी, लेकिन जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है मेरे बेटा, उसे हम कंसीडर नहीं करेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्लूड ऑल दोस ह्यूमन एक्टिविटीज विच क्रिएट गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर एक्सचेंज इन मार्केट एंड वैल्यूड एट मार्केट, विच आर एक्सचेंज्ड इन मार्केट। एक्सचेंज कैसे एक्सचेंज किया? मैं अपनी सर्विसेज आपको दे रहा हूं इन एक्सचेंज ऑफ मनी कंसिडरेशन। तो बेसिकली जब आप अपनी एक्टिविटी को बेचते हो, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके उसे मार्केट करते हो और उसका मार्केट में वैल्यू भी है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे। एग्जांपल, सेल ऑफ टी एट टी स्टॉल। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आर दोस विच प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, but since these are not exchanged in a market transaction, they do not command any market value. Example, hobbies. आपका हॉबी हो सकता है कि आप पेंटिंग करते हो और वो पेंटिंग करके आप बेचते नहीं हो अपने घर पे, अब वो पेंटिंग्स को अपने ड्राइंग रूम में, अपने बेडरूम में, अपने लिविंग एरिया में आप लगा रहे हो। तो आप पेंटिंग कर रहे हो, मतलब आप गुड्स तो प्रोड्यूस कर रहे हो, लेकिन उन गुड्स को आप बेच नहीं रहे हो। गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं लेकिन गुड्स मार्केट नहीं हो रहे हैं, इसे हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे। हाउस कीपिंग होता है, चाइल्ड रियरिंग सर्विसेज होता है, होम मेकर्स, सर्विसेज ऑफ फैमिली मेंबर्स दैट आर डन आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। हमारी मम्मी पापा हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, ठीक है ना। आपके जो मम्मी है वो आप लोग का कितना ध्यान रखती हैं, वो आप लोग के लिए खाना बनाती हैं, आप लोग के कपड़े धोना, प्रेस करना, आपकी हर एक छोटी छोटी ज़रूरत वो पूरा करती है। सिर्फ किस लिए? क्योंकि वो आपसे प्यार करती हैं। हमारे डैड हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, वो हमें हर जगह पर प्रोटेक्ट करते हैं, हमें कहीं पर भी जाना है हमको छोड़ के आते हैं, लेकर आते हैं, और ना जाने क्या क्या करते हैं हमारे लिए, ठीक है ना। एंड एन नंबर ऑफ चीज़ें जो हमारे लिए करते हैं, और बदले में हमसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं सिवाय रिस्पेक्ट के, सिवाय लव के, सिवाय लॉयल्टी के, ठीक है। तो कभी भी अपने पेरेंट्स को किसी भी चीज़ के लिए धोखा मत दीजिएगा। इस दुनिया में, इस संसार में सब रिश्ते झूठे हैं, सब रिश्ते बेमानी हैं, सब रिश्ते मतलबी हैं। एक माता पिता का रिश्ता ऐसा है जो आपका कह लो कि किसी मतलब के बिना है, किसी मतलब के बिना है। जस्ट एक नॉर्मल बात थी, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक जनरल बात बोल रहा हूं कि कभी भी कुछ भी हो जाए, अपने पेरेंट्स को आप कभी भी दुख नहीं देंगे। कुछ जान के एटलीस्ट ऐसा नहीं करेंगे जिससे उनको दुख पहुंचे। अनजाने में कोई गलती हो जाती है, इट्स ओके, लेकिन जान के आपको कभी भी कुछ ऐसा नहीं करना है कि आप उनको हर्ट कर पाए। आप नहीं जानते हो आपके मॉम डैड आपके लिए क्या सेक्रीफाइस कर रहे हैं। जब आप उनकी स्टेज पे पहुंचेंगे तो आपको ये बातें रियलाइज होंगी। चलिए बैक टू द टॉपिक। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या हो गई सर? जो हाउस कीपिंग की सर्विसेज हमारे पेरेंट्स हम लोग को दे रहे हैं आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, चाइल्ड केयर हो रहा है, घर पे खाना बनता है, मम्मी खाना बनाती है, वो बेचने के लिए नहीं बनाती है, दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑब्वियस है कि नेशनल इनकम में आएगी, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो नेशनल इनकम में नहीं आएगी। चलिए अब मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आने वाला है। ये कॉन्सेप्ट आप लोग का जो आगे आने वाले टॉपिक्स हैं उनको बिल्डअप करेगा। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। इन्वेस्टमेंट मतलब कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट मतलब कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल मतलब असेट, असेट का फॉर्मेशन। देखिए हर साल इकोनॉमी में कैपिटल फॉर्मेशन होता है। रोड्स बनती हैं, डैम्स बनते हैं, ब्रिजेस बनते हैं, आपके बिल्डिंग्स बनती हैं, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल्स बनते हैं, फैक्ट्रीज में प्लांट एंड मशीनरीज इंस्टॉल होती हैं, लाखों करोड़ों अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है कैपिटल में, असेट्स में। इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं आप ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और जब आप इस इन्वेस्टमेंट में, इस कैपिटल फॉर्मेशन में, इस असेट्स में से डेप्रिसिएशन को रिड्यूस कर देते हो तो जो रिजल्ट आता है वो होता है नेट इन्वेस्टमेंट। ध्यान से देखिएगा, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन refers to addition to the capital stock of an economy
फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ मशीनरी, एडिशन टू द इन्वेंट्रीज ऑफ गुड्स. इन्वेस्टमेंट कैन बी लुक्ड अप इन टू फॉर्म्स, दैट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट. तो क्या बोल रहा है कि आपके कैपिटल स्टॉक में जो बढ़ोतरी हो रही है, जो एडिशन हो रहा है, उसे आप लोग क्या बोलोगे? उसे आप लोग बोलोगे इन्वेस्टमेंट. क्या बोलोगे? कैपिटल फॉर्मेशन, एडिशन इन द कैपिटल स्टॉक. ये वर्ड याद कर लो, एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक, एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक. तो जब आप अपने कैपिटल स्टॉक में एडिशन करोगे, जब आप अपने कैपिटल स्टॉक में एडिशन करोगे, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल फॉर्मेशन उर्फ इन्वेस्टमेंट बोलते हैं. ठीक है. इसके बाद क्या बोल रहा है? इन्वेस्टमेंट दो तरीके का होता है, एक होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और एक होता है नेट इन्वेस्टमेंट. राइट. ग्रॉस इन्वेस्टमेंट सर क्या होता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है जो आपने एडिशन किया है इकोनॉमी के कैपिटल स्टॉक में ड्यूरिंग द ईयर विदाउट डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन, और यू कैन से इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन क्या है पता है आप लोग को? वियर एंड टियर. जो असेट की वैल्यू में गिरावट आ गई, उस गिरावट को कंसीडर किए बिना जो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट. ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल बिफोर मेकिंग अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन. Before making allowance for depreciation, capital stock consists of fixed assets and unsold stock. ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जब हम, ये आगे बहुत काम आने वाली है आपके, जब हम कैपिटल फॉर्मेशन की बात करेंगे, यानी कि जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, तो उसमें सिर्फ फिक्स्ड असेट नहीं आएंगी. जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो इसके अंदर अपन दो चीजें लेंगे. ध्यान रखना, इसके अंदर अपन दो चीजें लेंगे. एक अपन फिक्स्ड असेट लेंगे, और एक अपन चेंज इन स्टॉक लेंगे. चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या हुआ सर? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. ये क्या है? चेंज इन स्टॉक का मतलब ये अनसोल्ड स्टॉक है. ये क्या है? ये आपका अनसोल्ड स्टॉक है. बोलो ना, ये क्या है आपका? सर ये आपका अनसोल्ड स्टॉक है. सर आपने ये डिफरेंस क्यों लिया है? आप हमें ये बताओ कि आपने इसमें डिफरेंस क्यों माइनस किया है क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक का? आपने सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक क्यों नहीं लिया? बेटा कैपिटल फॉर्मेशन क्या बोल रहा है? कैपिटल फॉर्मेशन आपको बोल रहा है ये एडिशन है. ये क्या बोल रहा है? कि ये एडिशन है. बोला उसने कि नहीं बोला? इसने बोला ये एडिशन है टू कैपिटल स्टॉक. इट इज एडिशन टू कैपिटल स्टॉक. अब वर्ड एडिशन को ध्यान से समझना. एडिशन का मतलब क्या है? देख, जब ईयर स्टार्ट हुआ था तो तेरे पास ओपनिंग स्टॉक था 1 लाख रुपए का. ये जो ओपनिंग स्टॉक था ये भी तो अनसोल्ड था. ये जो ओपनिंग स्टॉक था ये भी तो तेरा अनसोल्ड स्टॉक था पिछले साल का. जो पिछले साल का क्लोजिंग था वही तो इस साल का ओपनिंग है. तो तेरे पास ईयर बिगिनिंग में अनसोल्ड स्टॉक कितने रुपए का है? 1 लाख रुपए का है. इसके बाद तेरा जब ईयर एंड हुआ, तो तेरे पास क्लोजिंग स्टॉक 1,20,000 रुपए का था. तो तूने एडिशन कितना किया अनसोल्ड स्टॉक पे? मेरे बेटा? सर हमने एडिशन किया है केवल 20,000. इसीलिए मैंने यहां पर चेंज इन स्टॉक की बात करी है. लॉजिक समझा कि नहीं समझा? कि जब कैपिटल फॉर्मेशन की बात होगी, इन्वेस्टमेंट की बात होगी, तो जो पैसा हमने फिक्स असेट में लगाया है वो तो अपन लेंगे ही लेंगे. जो पैसा अपन ने फिक्स असेट पे लगाया है बेटा वो तो अपन लेंगे ही लेंगे. इसके साथ साथ जो हमारा अनसोल्ड स्टॉक में इंक्रीमेंट आया है, एडिशन आया है, डेफिनेशन में ही वर्ड क्या लिखा हुआ था? मैंने आपसे कहा था कि इसे आप हाईलाइट कर लो. वर्ड क्या लिखा हुआ है बच्चा? सर वर्ड लिखा हुआ है एडिशन. तो एडिशन कैसे पता लगेगा? एडिशन पता लगेगा जब आप क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक को क्या करोगे? माइनस करो. राइट जी सर. चलिए. So gross investment is the expenditure on purchase of fixed asset and unsold stock during the accounting year. However, gross investment does not include the actual change in the economic stock.
ऑफ प्रोडक्टिव एसेट फॉर अ गिवन ईयर। ये क्या कह रहा है, ये आपको एक्चुअल चेंज इंडिकेट नहीं करता। क्या बोला उसने कि भाई साहब ये आपको एक्चुअल चेंज जो है वो इंडिकेट नहीं करता। क्यों इंडिकेट नहीं करता? क्योंकि इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं है भाई, इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं है। मान लो आपने एडिशन किया है, मान लो आपने फिक्स असेट्स खरीदी हैं, मान लो आपने फिक्स असेट्स खरीदी हैं 6 लाख करोड़ की। सर 6 लाख करोड़, बेटा इकोनॉमी की बात चल रही है, इंडिया लेवल की बात चल रही है। मान लो 2020-21 में आपने फिक्स असेट्स जो इंस्टॉल करी हैं या फिक्स असेट्स जो ऐड करी हैं वो 6 लाख करोड़ की हैं, राइट। और इसमें आपके पास जो डेप्रीसिएशन है, सपोज कर लो वो 1 लाख करोड़ का है, 1 लाख करोड़ का है। मतलब आपके पास जो असेट्स हैं उनकी एक्चुअल कीमत क्या है? इन असेट्स की जो एक्चुअल कीमत है वो कितनी है? सर एक्चुअल कीमत है 5 लाख करोड़ की। इसकी एक्चुअल कीमत कितने रुपए की है? इसकी एक्चुअल कीमत है 5 लाख करोड़ की। लेकिन जब अपन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोलेंगे, बाबू हमारे पास 6 लाख करोड़ का ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, तो 6 लाख करोड़ में 1 लाख करोड़ तो डेप्रीसिएशन है बेटा, वो तो हट गया, वो तो चला गया ना। आपकी एसेट की एक्चुअल कीमत कितनी है? आपकी एसेट की एक्चुअल कीमत 5 लाख करोड़ है। लेकिन जब आप ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की बात करोगे तो उसमें आप बोलोगे 6 लाख करोड़। तो 6 लाख करोड़ आपकी ट्रू पिक्चर थोड़ी ना डिपिक्ट कर रहा है। तुम असेट लाए थे 6 लाख करोड़ की, हमें इस पे कोई डाउट नहीं है, लेकिन ईयर एंड में वो 6 लाख करोड़ की नहीं रही। ईयर एंड में तो वो 5 लाख करोड़ की हो गई, ईयर एंड में तो वो 5 लाख करोड़ की हो गई। तो तुम वहां पर 6 लाख करोड़ बोल के ट्रू पिक्चर डिपिक्ट नहीं कर रहे हो, राइट। तो सर आपका जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि उसके अंदर डेप्रीसिएशन है, वो करेक्ट पिक्चर डिपिक्ट नहीं करता है। अब ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है? During the production process, some amount of fixed asset is used up. This is loss of fixed asset known as depreciation. By subtracting the depreciation from the gross investment, we get the net investment. यही बात मैंने आपको बताई कि जब हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रीसिएशन माइनस कर देते हैं तो जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को अपन लोग क्या बोलते हैं? उस रिजल्ट को अपन लोग बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। दैट मीन्स कि बाबू जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, इसमें से अगर आप डेप्रीसिएशन को माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास नेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। दैट मीन्स अगर आपको डेप्रीसिएशन फाइंड करना है तो डेप्रीसिएशन क्या है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट के डिफरेंस को आप लोग क्या बोलोगे? डेप्रीसिएशन। द actual addition made to the capital stock of economy in a given period is termed as net investment। तो actual addition, यही मैंने लिखा था ना, कि जो actual value है एडिशन की वो 6 लाख करोड़ नहीं है, एक्चुअल वैल्यू है जो एडिशन की वो 5 लाख करोड़ रुपए की है मेरे बेटा। इसके बाद क्या बोल रहा है? नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस डेप्रीसिएशन माइनस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रीसिएशन। ये बात मैंने आप लोग को बता दी। अब बात करते हैं डेप्रीसिएशन की। डेप्रीसिएशन का ही एक और नाम है, इसे हम लोग बोलते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। कंजम्पशन क्या होता है? खा पी लेना, वैल्यू कम कर देना। कंज्यूम करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज को कम करना। भाई आपके पास अगर 10 रोटियां थी और वो आपने उसमें से 4 रोटी कंज्यूम कर ली तो आपके पास 6 रोटी रह गई। तो वो जो 4 कंज्यूम कर ली, उस 4 ने क्या किया? आपके रोटी के स्टॉक को कम कर दिया, राइट। वही कॉन्सेप्ट यहां पर है। डेप्रीसिएशन क्या कर रहा है? 6 लाख करोड़ की फिक्स्ड आपकी इन्वेस्टमेंट थी और उस इन्वेस्टमेंट्स में से 1 लाख करोड़ उसने कंज्यूम कर लिए, खा लिए, बचा कितना? 5 लाख करोड़। तो डेप्रीसिएशन को ही एक और नाम से हम लोग जानते हैं जो कि है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, Depreciation refers to fall in value of fixed asset due to normal wear and tear, passage of time or expected obsolescence, that is change in technology. The concept of depreciation is very important to differentiate between the gross value and net value. Gross value is inclusive of depreciation whereas net value excluded.
तो जो आपका ग्रॉस है उसके अंदर डेप्रीसिएशन इंक्लूडेड है और जो नेट है उसके अंदर आपका डेप्रीसिएशन एक्सक्लूडेड है। इस बात को सदैव याद रखना, ग्रॉस वैल्यू इज इक्वल्स टू नेट वैल्यू प्लस डेप्रीसिएशन। ग्रॉस वैल्यू इज इक्वल्स टू नेट वैल्यू प्लस डेप्रीसिएशन। अगला कॉन्सेप्ट आता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अगला कॉन्सेप्ट आता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को समझाने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। उन चीजों के बारे में पहले समझिएगा और फिर हम इसके ऊपर आएंगे। मान लीजिए हमने एक लैपटॉप मैन्युफैक्चर किया। सपोज कर लीजिए हमने एक लैपटॉप मैन्युफैक्चर किया और ये लैपटॉप मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगे होंगे। ये लैपटॉप मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगे होंगे। सर बिल्कुल लगे होंगे, कोई डाउट नहीं है। मान लो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ठीक है। सब मिला के ये लैपटॉप हमको पड़ गया रुपीस 70,000 रुपए का। इस 70,000 के अंदर कॉस्ट भी है और इस 70,000 के अंदर प्रॉफिट भी है, राइट। इस 70,000 के अंदर कॉस्ट भी है और इसके अंदर आपका प्रॉफिट भी है। भाई एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है तो प्रॉफिट हमने इसके अंदर जोड़ा हुआ है। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर सब फैक्टर्स मिला के ये 70,000 का बना है। मतलब इसको बनाने का खर्चा और इसका प्रॉफिट इसके अंदर इंक्लूडेड है। अब ये 70,000 रुपए का लैपटॉप जब मार्केट में आता है तो आपको पता है ना इसके ऊपर क्या लगता है? आपको पता है ना इसके ऊपर क्या लग जाता है? सर इसके ऊपर गुड्स एंड सर्विस टैक्स लग जाता है। गवर्नमेंट कहती है हमें इसके ऊपर 18% जीएसटी चाहिए। हमें इसके ऊपर 18% जीएसटी चाहिए। सपोज कर लीजिए 13,600 रुपीज का आपके पास जीएसटी आ गया। 8 7 56, 70,000, 12,600 आएगा, 12,600 रुपये आए। चलो जो भी आए, फिलहाल कॉन्सेप्ट समझ लो मेरा। 12,600 रुपए का आपका इसके ऊपर जीएसटी लग गया और गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि अगर ये लैपटॉप स्टूडेंट खरीदेगा, अगर ये लैपटॉप स्टूडेंट खरीदेगा तो आप इस लैपटॉप पे उसको छूट दे दीजिएगा। ये सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है फॉर स्टूडेंट। मान लीजिए अगर स्टूडेंट इसे खरीद रहा है तो 3,000 रुपए की सब्सिडी मिल जाती है। मतलब आप लोग अगर लेने जाओगे तो ये लैपटॉप पे आप लोग को 3,000 रुपए की छूट मिल जाएगी। ये पैसा कौन देगी? गवर्नमेंट देगी। किसको दे देगी? मैन्युफैक्चरर को दे देगी कि भाई स्टूडेंट के बिहाफ पे 3,000 रुपए हम तेरे को दे रहे हैं। यानी कि सर इसका प्राइस कितना हो जाएगा? इस लैपटॉप की कीमत कितनी हो जाएगी? सर 82 - 3 79,600, 79,600, राइट। अब ये जो है इसको अपन क्या बोलेंगे? इसको अपन बोलेंगे मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू या फिर मार्केट प्राइस। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये लैपटॉप की क्या थी? सर ये लैपटॉप की फैक्टर कॉस्ट थी। ये लैपटॉप की क्या थी? ये लैपटॉप की फैक्टर कॉस्ट थी। जो 70,000 रुपए है, ये 70,000 रुपए क्या है? सर ये 70,000 रुपए लैपटॉप की फैक्टर कॉस्ट है, राइट। और इस लैपटॉप का मार्केट प्राइस कितने रुपए का है? इस लैपटॉप का मार्केट प्राइस है 79,600। इस लैपटॉप की फैक्टर कॉस्ट है 70,000 रुपए और इस लैपटॉप का जो मार्केट प्राइस है वो है 79,600 रुपीज। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सर वो डिफरेंस रिप्रेजेंट कर रहा है इनडायरेक्ट टैक्स इसके ऊपर लगा है और सब्सिडी की आपको इस पे छूट मिल गई है। इसके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स लगा है 12,600 रुपए का और सब्सिडी की आपको छूट मिल गई है। यानी कि 9,600 रुपीज का जो डिफरेंस है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नेट इनडायरेक्ट टैक्स को। वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स को। यानी कि ये निकला इसका मतलब कि फैक्टर कॉस्ट में और मार्केट प्राइस में
फैक्टर कॉस्ट में और मार्केट प्राइस में जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस को अपन क्या बोलते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। उस डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अगर कोई सब्सिडी ना होती, सब्सिडी की अमाउंट 0 होती, तो डिफरेंस क्या आता, इनडायरेक्ट टैक्स के अमाउंट का डिफरेंस क्या आता, इनडायरेक्ट टैक्स के अमाउंट का 12,600 रुपए का। यानी कि मार्केट प्राइस में एनआईटी क्या हो जाता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। लॉजिक समझा? मार्केट प्राइस में एनआईटी क्या कर दिया जाता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर दिया जाता है फैक्टर कॉस्ट में। अब आप जो पॉइंट पढ़ेंगे ये आपको क्लियर होगा। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस रिफर्स टू इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज। NIT refers to difference between indirect tax and subsidies। indirect tax आपसे अच्छा कोई नहीं जानता है। indirect tax क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज के बेचने पे सरकार जो टैक्सेस लगाती है उसे हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। जीएसटी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, राइट। इसी तरीके से सब्सिडीज क्या होती है सर, सब्सिडीज इकोनॉमिक असिस्टेंस होती है जो गवर्नमेंट देती है। इकोनॉमिक असिस्टेंस होती है जो गवर्नमेंट देती है। इससे क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का मार्केट प्राइस कम हो जाता है। गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द फर्म्स एंड द हाउसहोल्ड विद अ मोटिव ऑफ जनरल वेलफेयर। इन इंडिया एलपीजी सिलेंडर इज सोल्ड एट सब्सिडाइज रेट। तो बेसिकली सब्सिडी क्यों दी जाती है, सब्सिडी दी जाती है जनरल वेलफेयर के मोटिव से। तो स्टूडेंट को अगर 3,000 रुपए का सब्सिडी मिल रहा है गवर्नमेंट द्वारा, तो वो क्यों मिल रहा है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट लैपटॉप का इस्तेमाल करें, टेक्निकल नॉलेज गेन करें, अपना स्किल जो है वो अपग्रेड करें, राइट। इसलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, स्टूडेंट्स के लिए सब्सिडी लेकर आई है। दे आर ऑफन ग्रांटेड टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स to encourage firms for setting up the industries in the backward areas। एक्सपोर्ट के लिए सब्सिडीज मिलती हैं, बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री सेटअप करनी है उसके लिए मिलती है। सब्सिडीज आर अपोजिट टू इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस मार्केट प्राइस बढ़ाते हैं, सब्सिडीज मार्केट प्राइस घटाती है। दे रिड्यूस द मार्केट प्राइस ऑफ द कमोडिटी। देखो 12,600 रुपए का टैक्स लगा था तो आपकी टोटल वैल्यू 82,600 रुपीज की हो गई थी, लेकिन सब्सिडी ने आके मार्केट प्राइस क्या कर दिया, 3,000 रुपए से कम कर दिया। तो इनडायरेक्ट टैक्स का नेचर ये है कि वो मार्केट प्राइस बढ़ाएगा, सब्सिडी का नेचर ये है कि वो मार्केट प्राइस क्या करेगा बच्चे, कम करेगा। सब्सिडीज को हम लोग इकोनॉमिक असिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं और फाइनेंशियल असिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। अब देखो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में क्या फर्क है, बता दिया मैंने। फैक्टर कॉस्ट में और मार्केट प्राइस में जो डिफरेंस है वो इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी का है, मतलब कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस है। आपका फैक्टर कॉस्ट हमेशा मतलब हमेशा तो नहीं बोलूंगा, जनरली बोलूंगा। जनरली आपकी जो फैक्टर कॉस्ट होगी, वो आपके मार्केट प्राइस से कम ही होगी जनरली। लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में ये एक्सेप्शनल केस कब आ सकता है सर, ये एक्सेप्शनल केस आ सकता है कि अगर सब्सिडी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स से ज्यादा हो, सब्सिडी अगर इनडायरेक्ट टैक्स से ज्यादा हो तो इस केस में आपकी जो फैक्टर कॉस्ट है वो ज्यादा हो जाएगी और आपका जो मार्केट प्राइस है वो कम हो जाएगा। लाइक एग्जांपल अगर ले लें कि लैपटॉप पे सब्सिडी है स्टूडेंट्स के लिए, ₹20,000 की, तो क्या होगा सर, हमारा जो फैक्टर कॉस्ट आ रहा था वो 70,000 रुपए का आ रहा था। इस पे जीएसटी सर सरकार ने लगा दिया 12,600 रुपए का और इस पे स्टूडेंट को सब्सिडी दे दी गई 20,000 रुपए की। तो देखो टैक्स 12,600 रुपए का लगा लेकिन 20,000 का सब्सिडी मिल गया, मतलब कि आपका जो प्राइस है मार्केट प्राइस है वो फैक्टर कॉस्ट से क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, ऐसा तभी होगा मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट से कम तभी होगा जब सब्सिडी क्या होगी, इनडायरेक्ट टैक्स से ज्यादा होगी। जब सब्सिडी इनडायरेक्ट टैक्स से ज्यादा होगी तो उस केस में मेरे बच्चे क्या आएगा, उस केस में आपके पास मार्केट प्राइस जो है वो आपके फैक्टर कॉस्ट से कम आएगा। तो अभी तक हम लोगों ने क्या ज्ञान ले लिया जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या ज्ञान ले लिया। सबसे पहले मैंने आपको बताया
फैक्टर इनकम वर्सेस ट्रांसफर इनकम, फैक्टर इनकम वर्सेस ट्रांसफर इनकम। तो फैक्टर इनकम जो है वो नेशनल इनकम में आती है और ट्रांसफर इनकम जो है वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनती है। फैक्टर इनकम के बदले में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, ट्रांसफर इनकम के बदले में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं होते हैं। ट्रांसफर इनकम दो तरीके की होती है, एक होती है करंट ट्रांसफर इनकम और एक होती है आपकी कैपिटल ट्रांसफर इनकम। ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा। इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी वर्सेस नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है उसे हम लोग नेशनल इनकम में कंसीडर करते हैं, क्योंकि इसके बदले में जो गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट हुए हैं उसके बदले में हमको पैसा मिलता है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम लोग नेशनल इनकम में कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि इसके बदले में हमें कोई भी रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ है, पैसा नहीं मिला है, इनकी कोई भी मनी वैल्यू नहीं है। फिर आपने इन्वेस्टमेंट के बारे में जाना। इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इन्वेस्टमेंट होती है कैपिटल फॉर्मेशन। और जब अपन कैपिटल फॉर्मेशन की बात करेंगे तो कैपिटल फॉर्मेशन में अपन दो चीजें लेकर आएंगे, एक हम लोग फिक्स्ड एसेट की बात करेंगे और एक हम लोग अनसोल्ड स्टॉक की बात करेंगे। और ये कैपिटल फॉर्मेशन मतलब एडिशन इन कैपिटल फॉर्मेशन, एडिशन इन कैपिटल फॉर्मेशन की बात हो रही है। अब इन्वेस्टमेंट हमारे पास दो तरीके की होती है, एक होती है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो इंक्लूड करती है डेप्रिसिएशन को, और एक होती है नेट इन्वेस्टमेंट जो एक्सक्लूड करती है इन्वेस्टमेंट को, एक्सक्लूड करती है डेप्रिसिएशन को। नेशनल इनकम में आपकी नेट इन्वेस्टमेंट को कंसीडर किया जाता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को कंसीडर नहीं किया जाता है। इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में क्या फर्क है। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में फर्क है एनआईटी का। एनआईटी में क्या क्या आता है सर? एनआईटी में आता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। यहां तक का ज्ञान आप लोग को मिल चुका है। आइए अब बात करते हैं हम लोग एनएफआईए की, ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की। नेट फैक्टर income from abroad refers to a difference between factor income received from the rest of the world and factor income paid to the rest of the world। क्या बोल रहा है? कह रहा है सर ये डिफरेंस है बिटवीन दी फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम तो समझ में आ गया ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर के लिए जो पैसा है। फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड फैक्टर इनकम पेड टू दी रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड। ओहो हो, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये हमारा भारत देश है, दिस इज आर इंडिया। तो जो फैक्टर इनकम बाहर से इंडिया में आ रही है, जो फैक्टर इनकम बाहर से इंडिया आ रही है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, और जो फैक्टर इनकम इंडिया के बाहर जा रही है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, इनका जो डिफरेंस है उसे हम लोग बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इन दोनों का जो डिफरेंस है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ध्यान से सुनना मेरी बात को। मिस्टर एक्स हैं, ये नॉर्मल रेसिडेंट है इंडिया के, ये नॉर्मल रेसिडेंट है इंडिया के, और इन्हें रिमनरेशन मिलता है, फ्रॉम यूएनओ अमेरिका, ठीक है ना। ये यूएनओ अमेरिका में काम कर रहे हैं, अभी 1 साल से ज्यादा नहीं हुआ। यूएनओ अमेरिका में काम कर रहे हैं, अभी 1 साल से ज्यादा नहीं हुआ, क्योंकि अगर 1 साल से ज्यादा हो जाएगा
तो फिर ये अमेरिका के नॉर्मल रेसिडेंट बन जाएंगे। तो अभी इनको यूएनओ अमेरिका में काम करते हुए 1 साल से ज्यादा नहीं हुआ, तो ये जो है ये इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट है। ये क्या है? इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट है, और इनको वहां पर रिम्यूनरेशन मिल रहा है। तो ये रिम्यूनरेशन किसका रिम्यूनरेशन माना जाएगा? ये रिम्यूनरेशन इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट का माना जाएगा, और इसे बोलेंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब बाहर से हमारे देश में पैसा आया, राइट। अब इंडिया में एक यूएनओ का ऑफिस है, इंडिया में एक यूएनओ का ऑफिस है, और इस ऑफिस में मिस्टर जॉन काम कर रहे हैं। मिस्टर जॉन किधर के हैं? सर मिस्टर जॉन जो है वो दुबई के हैं, वो दुबई के नॉर्मल रेसिडेंट है, राइट। और इनको अभी इंडिया में काम करते हुए 1 साल से ज्यादा नहीं हुआ, 1 साल से कम है। तो बाबू इनको जो रिम्यूनरेशन मिल रहा है, इनको जो रिम्यूनरेशन मिलेगा, मिस्टर जॉन को जो रिम्यूनरेशन मिलेगा, वो पैसा दुबई की नेशनल इनकम में जाएगा। दैट इज फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। बात समझा कि नहीं समझा? मतलब हमारे जितने भी रेसिडेंट्स हैं, हमारे जितने भी रेसिडेंट्स हैं, वो दुनिया भर में कहीं से भी पैसा कमाएं, इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट्स दुनिया भर में कहीं से भी पैसा कमाएं, वो नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा। और दुनिया भर के जो नॉर्मल रेसिडेंट हैं, अगर वो हमारे यहां से पैसा कमाएंगे तो वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनेगा। अगर आपको डेफिनेशन नेशनल इनकम की ध्यान है तो उसमें एक लाइन लिखी हुई थी, वेदर ऑपरेटिंग विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री और आउटसाइड। तो जो भी नॉर्मल रेसिडेंट गुड्स एंड सर्विसेज का मनी वैल्यू अर्न करेगा, चाहे तो डोमेस्टिक टेरिटरी में, चाहे तो डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर, उसे अपन लोग नेशनल इनकम का पार्ट बनाएंगे। तो एनएफआईए क्या कह रहा है? एनएफआईए कह रहा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हमारे नॉर्मल रेसिडेंट्स ने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो पैसा कमाया, हमारे नॉर्मल रेसिडेंट ने जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से पैसा कमाया, वो इंडिया की नेशनल इनकम में आ जाएगा। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के नॉर्मल रेसिडेंट्स ने जो इंडिया से पैसा कमाया, वो नेशनल इनकम में नहीं आएगा। NFIA is the difference between factor income from abroad minus factor income to abroad. Factor income from abroad minus factor income to abroad. ध्यान से अब सुनना मेरी बात को, ध्यान से सुनना मेरी बात को। एक होता है हमारे पास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक होता है हमारे पास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और एक होता है हमारे पास नेशनल प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम लोग वो लेते हैं मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड within domestic territory. Produced within domestic territory by residents और नॉन रेसिडेंट्स। किसने पैसा कमाया, किसने नहीं कमाया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां हम लोग लेते हैं मनी वैल्यू ऑफ goods and services produced by normal residents within or outside the domestic territory. अब अगर आप ध्यान से देखें दोनों चीजों में, तो दोनों चीजों में फर्क क्या है? यहां पर डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अपन ये बोल रहे हैं कि हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज की मनी वैल्यू लेंगे, और वो गुड्स एंड सर्विसेज लेंगे जो डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस करे गए हैं, चाहे उन्हें किसी रेसिडेंट ने बनाया हो, चाहे किसी नॉन रेसिडेंट ने बनाया हो। मतलब हमारे देश में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं और उनकी जो मनी वैल्यू है, वो हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट का पार्ट है, चाहे उसे इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट ने बनाया हो, चाहे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के नॉर्मल रेसिडेंट ने बनाया हो। इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बनेंगे, उनको हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट का पार्ट बनाएंगे। जबकि आपका जो नेशनल प्रोडक्ट है
वो क्या बोलता है, कहता है हम वो गुड्स एंड सर्विसेज का मनी वैल्यू लेंगे जो हमारे नॉर्मल रेसिडेंट ने बनाए हैं, चाहे तो इंडिया में बनाए हो चाहे इंडिया के बाहर बनाए हो, विद इन और आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी, राइट। अब मेरी बात और एक फाइनल बात, डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट के बीच में डिफरेंस क्या है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट के बीच में डिफरेंस क्या है? तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू नेशनल प्रोडक्ट माइनस NFIA, और यू कैन से नेशनल प्रोडक्ट इज डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस NFIA. NFIA इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. सिंपल सा लॉजिक है मेरे बेटा, सिंपल सा लॉजिक है. मैं अगर आपको ऐसे समझाऊं, सुन, ये हमारा भारत देश है, ये हमारा भारत देश है. इस भारत देश में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे, इस भारत देश में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे, वो आपके डोमेस्टिक प्रोडक्ट का पार्ट बनेगा, वो आपके डोमेस्टिक प्रोडक्ट का पार्ट बनेगा. अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को. ये आपका ग्लोब है, राइट, ये आपका ग्लोब है, ठीक है, ये ग्लोब है. अब इस ग्लोब में पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हुई होंगी बाय नॉर्मल रेसिडेंट, वो नेशनल प्रोडक्ट है. समझा नहीं समझा? तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट केवल एक देश की बात कर रहा है. इस देश में जितने गुड्स एंड सर्विसेज बने हैं वही डोमेस्टिक प्रोडक्ट का पार्ट है, चाहे वो नॉर्मल रेसिडेंट ने बनाए हो चाहे वो नॉन रेसिडेंट ने बनाए हो. लेकिन जब हम नेशनल प्रोडक्ट की बात करते हैं तो नेशनल प्रोडक्ट में पूरी दुनिया में हमारे नॉर्मल रेसिडेंट्स ने जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाए हैं हम उन्हें कंसीडर करते हैं, राइट. तो इन दोनों में जो डिफरेंस आता है वो ये आता है कि जो हमारे नॉर्मल रेसिडेंट्स ने इंडिया के बाहर पैसा कमाया है वो हम नेशनल इनकम निकालते वक्त ऐड कर देंगे, और जो हमने पे किया है उसे हम नेशनल इनकम निकालते वक्त माइनस कर देंगे, राइट. तो नेशनल इनकम अगर निकालनी है तो NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस किया जाता है, जो कि डिफरेंस होता है फ्रॉम अब्रॉड एंड टू अब्रॉड फैक्टर इनकम का, फ्रॉम अब्रॉड एंड टू अब्रॉड नेशनल इनकम का. बात समझा कि नहीं समझा? एक लास्ट आप लोग को फिर से सम अप कर देता हूं चीजों को, कि जो भैया इंडिया में बना है वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जो इंडिया में बना है वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, किसी ने भी बनाया हो. और जो देशवासियों ने बनाया है, भारतवासियों ने बनाया है पूरी दुनिया में, जो भारतवासियों ने बनाया है पूरी दुनिया में, वो आपका नेशनल इनकम है, राइट. डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो भारत में बना है, और नेशनल इनकम मतलब या नेशनल प्रोडक्ट मतलब जो भारतवासियों ने बनाया है. अब क्लियर हुआ? जो भारतवासियों ने बनाया है वो आपका नेशनल प्रोडक्ट, और जो भारत में बना है वो आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट. क्लियर हो गई बात? जी सर क्लियर हो गई. तो बेटा आगे बढ़ते हैं, इसको एक बारी रीड कर लेंगे. फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड. फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज द इनकम अर्न्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रिटेन्ड अर्निंग्स. Factor income to abroad is the factor income paid to the normal residents of other countries of their factored services within the economic territory. ठीक है, तो NFIA is equals to net factor income from abroad, प्लस नहीं है यहाँ पे माइनस है, ठीक है. फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसको ठीक कर लीजिएगा शीट में, ये प्लस नहीं है ये माइनस है. NFIA is significant to differentiate between the domestic income and the national income. In practical estimate, domestic income is estimated first and then national income is derived from the domestic income in the following manner. तो वो क्या बोल रहा है? सबसे पहले डोमेस्टिक प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किया जाता है या फिर डोमेस्टिक इनकम फाइंड करी जाती है, और डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम को फाइंड कर लेते हैं NFIA को अकाउंट फॉर करके. NFIA को अकाउंट फॉर करके हम लोग क्या कर लेते हैं? NFIA को अकाउंट फॉर करके हम डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम तक पहुंच जाते हैं, राइट.
चलिए, अब आपके पास नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स आ रहे हैं। नेशनल इनकम के टोटल हमारे पास 8 एग्रीगेट्स हैं, देख रहे हैं आप लोग, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये 8 एग्रीगेट्स है और ये 8 एग्रीगेट्स यू हो जाएंगे, ये 8 एग्रीगेट्स यू हो जाएंगे। आइए हम लोग यूं चुटकी बजाते हैं और इन एग्रीगेट्स को समाप्त करते हैं। किसकी बात करने जा रहे हैं सर? हम बात करने जा रहे हैं एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। और पहला एग्रीगेट मैं उठा रहा हूं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। मैं इसको समझाने में समय लूंगा और बाकी आपको सब अपने आप समझ में आ जाएगा। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एमपी, इसको क्या बोलते हैं? जीडीपी एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब है इसका मतलब है मार्केट प्राइस है, इट इज अ मार्केट वैल्यू। मार्केट प्राइस है तो मतलब ये क्या है? मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, डोमेस्टिक प्रोडक्ट है मतलब कि भारत में बना है। मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, याद करने की जरूरत नहीं है, समझ लोगे तो डेफिनेशन अपने आप लिख लोगे। प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। और डोमेस्टिक टेरिटरी में कौन बनाता है? बाय रेसिडेंट्स एज वेल एज नॉन रेसिडेंट्स। भारत में प्रोडक्शन कौन कर रहा है? सर भारत में जो भारत में रहने वाले नॉर्मल रेसिडेंट हैं वो तो प्रोडक्शन कर ही रहे हैं, और जो नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है वो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी बाय द रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट्स इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। या फिर आप इसकी जगह पे ग्रॉस मार्केट वैल्यू का वर्ड भी यूज कर सकते हो। इधर आप वर्ड यूज कर सकते हो ग्रॉस मार्केट वैल्यू। ग्रॉस का मतलब क्या हो गया सर? ग्रॉस का मतलब हो गया इंक्लूसिव ऑफ व्हाट? इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। जब अपन ग्रॉस लिख रहे हैं तो ग्रॉस का मतलब क्या हो गया? ग्रॉस का मतलब हो गया इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। अब मेरी बात ध्यान से समझना। ग्रॉस इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, मार्केट प्राइस था, तो ग्रॉस मार्केट प्राइस, डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। मैं ऐसे लिखवा देता हूं, ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी बाय द रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट इज जीडीपी एमपी। दूसरा एग्रीगेट आता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एट फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट में सिर्फ क्या होती है? मनी वैल्यू होती है। फैक्टर कॉस्ट में क्या होती है? सिर्फ मनी वैल्यू होती है, उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज कंसीडर नहीं होती है। तो अब इसमें क्या लिखोगे? फैक्टर कॉस्ट के लिए आप क्या लिखोगे? ग्रॉस मनी वैल्यू, इट इज अ ग्रॉस मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। किसने प्रोड्यूस किया? बाय रेसिडेंट्स एज वेल एज नॉन रेसिडेंट, दैट्स इट। अच्छा, अब ये जीडीपी एट एफसी आएगा कैसे? अगर आपके पास जीडीपी एट एमपी है, जीडीपी एट एमपी है, तो जीडीपी एट एफसी क्या आएगा? सर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में जो डिफरेंस है वो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का है।
मार्केट प्राइस में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडेड होते हैं, फैक्टर कॉस्ट में एनआईटी इंक्लूडेड नहीं होता है, तो हमने मार्केट प्राइस में से क्या कर दिया, एनआईटी को हटा दिया, राइट। अब इसके बाद तीसरा आता है, इसके बाद अब तीसरा आता है आपके पास, तीसरा आता है आपके पास नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, एनडीपीएमपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का मतलब क्या हुआ सर, ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है, मतलब कि ये मार्केट प्राइस ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की बात करेगा। डोमेस्टिक प्रोडक्ट है तो मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी में बने होंगे, इसकी बात करेगा। और नेट का मतलब क्या है कि इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस है। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, इसको अपन लोग लिखेंगे, इट इज अ नेट मार्केट प्राइस, इट इज अ नेट मार्केट प्राइस ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। अब आपको समझ में आ रहा है क्या करना है, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी बाय रेसिडेंट्स एंड नॉन रेसिडेंट्स। अब यहीं पे अगर एनडीपीएफसी आ जाएगा, यहीं पे अगर एनडीपीएफसी आ जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, तो इसे आप कैसे डिफाइन करोगे सर, इसे हम लोग डिफाइन करेंगे, इट इज नेट मनी वैल्यू। फैक्टर कॉस्ट आएगा वर्ड तो आप क्या लिखोगे, नेट मनी वैल्यू। मार्केट प्राइस आएगा तो आप लिखोगे नेट मार्केट वैल्यू। ग्रॉस होगा तो ग्रॉस मनी वैल्यू, ग्रॉस मार्केट वैल्यू, उसके आगे की सारी बातें सेम है। नेट मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी बाय रेसिडेंट्स एंड नॉर्मल रेसिडेंट्स, राइट। अब इसके बाद अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे बताओ एनडीपी एनएनपी एट एमपी या जीएनपी एट एमपी से शुरू करते हैं। अब आप मुझे बताओ जीएनपी एट एमपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, मतलब कि जीएनपी एमपी की बात हो रही है, जीएनपी एमपी की बात हो रही है। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, अभी डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं है, नेशनल प्रोडक्ट बन गया। नेशनल मतलब जो भारतवासियों ने बनाया है, चाहे देश के अंदर चाहे देश के बाहर, भारतवासियों को पकड़ना है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कैसे लिखोगे, ग्रॉस मार्केट प्राइस पे है तो आप लिखोगे ग्रॉस मार्केट वैल्यू। क्या लिखोगे, ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड by normal residents, produced by normal residents within or outside the domestic territory। यहां पर कौन लोग आ जाएंगे, नॉर्मल रेसिडेंट्स आ जाएंगे, राइट। अब अगर यहीं पे मैं बोलूं आपसे कि आप मुझे बता दीजिए आपका जीएनपी एट एफसी क्या होगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट क्या होगा, तो फिर यहां पर अब आप क्या लिखेंगे, यहां पर आप लिखेंगे सर इट इज अ ग्रॉस मनी वैल्यू, मार्केट वैल्यू नहीं, मनी वैल्यू किसकी, ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, किसने प्रोड्यूस करे, प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स, प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स, कहां, चाहे विद इन चाहे आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी, राइट। सातवां आता है सर आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो नेट है तो नेट के लिए आप लोग क्या लिखते हैं, इट इज अ नेट मार्केट वैल्यू, व्हाट, नेट मार्केट वैल्यू, नेशनल प्रोडक्ट है, मार्केट वैल्यू किसकी, मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, किसने प्रोड्यूस किए सर, प्रोड्यूस किए बाय नॉर्मल रेसिडेंट, कहां पर सर, चाहे तो देश के अंदर चाहे तो देश के बाहर, कोई फर्क नहीं पड़ता है,
राइट। एंड लास्टली आता है आपका एनएनपी एट एफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इस एनएनपी एट एफसी को ही हम नेशनल इनकम भी बोलते हैं, इसको ही हम नेशनल इनकम भी बोलते हैं। तो अब आप यहां पर क्या लिख सकते हैं, इट इज अ नेट मनी वैल्यू, इट इज अ नेट मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड within or outside the domestic territory by normal resident, राइट। तो बस आप लोग को यह ध्यान रखना है कि ग्रॉस है कि नेट है, मार्केट प्राइस है कि फैक्टर कॉस्ट है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट है कि आपका नेशनल प्रोडक्ट है, राइट। अब थोड़ा सा ज्ञान आप लोग को दे देता हूं, थोड़ा सा ज्ञान आप लोग को दे देता हूं। देखिए, अगर आपको ग्रॉस से नेट पे जाना है, अगर आपको ग्रॉस से नेट पे जाना है तो आप कैसे जाएंगे? सर, ग्रॉस से अगर हमको नेट पे जाना है तो हमें इसमें से डेप्रीसिएशन माइनस करना पड़ेगा, और अगर नेट से ग्रॉस पे आना है तो हमें डेप्रीसिएशन प्लस करना पड़ेगा, राइट। अगर आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, अगर आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो आपको इसमें से NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करना पड़ेगा, और फैक्टर कॉस्ट से अगर मार्केट प्राइस पे आना है तो आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस करना पड़ेगा। अब अगर आपको डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट तक का सफर तय करना है, अगर आपको डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट तक का सफर तय करना है तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट में जाने के लिए आपको NFIA ऐड करना पड़ेगा, और नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आने के लिए आपको NFIA माइनस करना पड़ेगा। ये तीन चीजें आपके जहन में अच्छे से रहनी चाहिए, ये तीन चीजें आपके जहन में अच्छे से रहनी चाहिए, क्योंकि अगर ये तीन चीजें आती हैं तो आपको एग्रीगेट्स में तो कोई पीछे नहीं कर सकता है, राइट। आइए एग्जाम्पल करते हैं, एक मान लीजिए आपको NNP FC दिया हुआ है, मान लीजिए आपको NNP FC गिवन है, आपको NNP FC गिवन है, अगर आपको NNP FC गिवन है और क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आप हमें फाइंड करके बताओ NNP MP, आप हमें फाइंड करके बताओ GNP एट MP, आप हमें फाइंड करके बताओ GNP एट FC, आप हमें फाइंड करके बताओ GDP एट MP, आप हमें फाइंड करके बताओ GDP एट FC। ये चीजें आपको फाइंड करनी है NNP एट FC से। NNP एट FC से आपको ये सारी चीजों को फाइंड करना है, तो कैसे करोगे? सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि मुझे NNP एट MP निकालना है और मेरे पास NNP एट FC गिवन है, तो ध्यान से समझिएगा, मुझे क्या करना है सर, मुझे फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का जो डिफरेंस होता है सर, वो होता है NIT। तो मैं NNP एट FC पे NIT मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर दूंगा, और जैसे ही मैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करूंगा मेरे पास क्या निकल कर आ जाएगा, मेरे पास NNP एट MP निकल कर आ जाएगा। दूसरी चीज उसने मेरे से कही कि सर आप हमें फाइंड करके दो GNP एट MP। उसने हमें कहा कि हमने तुम्हें NNP एट FC दे दिया है, अब तुम हमें इसके बदले में फाइंड करके दे दो GNP एट MP। तो ध्यान से देखो, तुम्हें नेट से ग्रॉस पे जाना है और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है। नेट से अगर ग्रॉस पे जाना है तो तुम्हें इसमें डेप्रीसिएशन क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा।
ग्रॉस और नेट में डेप्रिसिएशन का फर्क होता है, ग्रॉस में डेप्रिसिएशन होता है, नेट में डेप्रिसिएशन नहीं होता है। तो तुम्हें अगर नेट से ग्रॉस में जाना है तो डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा, और फैक्टर कॉस्ट से अगर मार्केट प्राइस पे जाना है तो तुम्हें इसके अंदर एनआईटी भी ऐड करना पड़ेगा। इसके बाद तीसरा आता है आपके पास कि आपको फाइंड करना है जीएनपी एट एफसी। आपको फाइंड करना है जीएनपी एट एफसी। तो नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट तो रहेगा, बस फर्क क्या है ग्रॉस और नेट का। नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट तो रहेगा, बस फर्क किसका है, ग्रॉस का और नेशनल का। आपके पास नेट नेशनल प्रोडक्ट दिया हुआ है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो उसके लिए आपको बेसिकली नेट से ग्रॉस पे जाना है। तो आप क्या करेंगे, आप डेप्रीसिएशन जो है वो ऐड कर देंगे। ठीक है, आप डेप्रीसिएशन जो है वो ऐड कर देंगे। अब अगर आपको जीडीपी एट एमपी फाइंड करना है, आपको जीडीपी एट एमपी फाइंड करना है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। एनएनपी एट एफसी से जीडीपी एमपी फाइंड करना है, मतलब तुम्हें नेट से ग्रॉस पे जाना है। नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए डेप्रीसिएशन ऐड करते हैं। तुम्हें नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक प्रोडक्ट तक जाना है, इसमें से NFIA माइनस करना पड़ेगा। तुम्हें फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है, तो तुम्हें इसमें NIT ऐड करना पड़ेगा। लॉजिक समझा? इसमें तुम्हें नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जाना था, तो नेशनल प्रोडक्ट में NFIA होता है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट में NFIA नहीं होता है, उसे आप माइनस कर देंगे। इसके बाद फिफ्थ आपको फाइंड करना था जीडीपी एट एफसी, और आपके पास गिवन क्या है, आपके पास गिवन है एनएनपी एट एफसी। तो आपको मेरे बेटा क्या करना है सर, आपको नेट से ग्रॉस पे जाना है। नेट से ग्रॉस पे जाने का मतलब डेप्रीसिएशन ऐड करना है। नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे जाना है, मतलब आपको NFIA माइनस करना है, और फैक्टर कॉस्ट दोनों है, तो हमें और कोई चेंज इसके अंदर नहीं करना है। बोलिए जी, समझा कि नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? और एक करवा दूं इसी में, इसमें आपको फाइंड करना है NDP एट एफसी। आपको फाइंड करना है NDP एट एफसी। तो अगर आपको NDP एट एफसी जाना है और आपको गिवन क्या है NNP एट एफसी, तो आपको नेट को तो चेंज नहीं करना है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे पहुंचना है। तो आपको नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे जाना है। नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जाने के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हटा दीजिए, आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा, NDP एट एफसी। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करिएगा, और ठीक है, इनको अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि अगर ये आपको समझ में आ गया तो इससे आसान फिर आपको कुछ भी नहीं लगेगा। राइट, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि मैं जितना लेमन लैंग्वेज में आपसे बात कर पाऊं उतना मैंने लेमन लैंग्वेज में आपसे बात किया और आपको चीजें समझाई। राइट, अब आ जाइए, वाई NNP एट FC इज बेटर देन NNP एट MP। तो नेशनल इनकम क्या होती है, मैंने आपको बताया ना, नेशनल इनकम होती है NNP एट FC। नेशनल इनकम होती है NNP एट FC। तो वो कह रहा है कि आप फैक्टर कॉस्ट को नेशनल इनकम क्यों बोल रहे हो, मार्केट प्राइस को नेशनल इनकम क्यों नहीं बोल रहे हो? राइट, NNP एट MP जो है वो नेशनल इनकम क्यों नहीं है, NNP एट FC नेशनल इनकम क्यों है? इसका रीजन वो बता रहा है कि NNP एट MP जो है वो इंक्लूड करता है इंपैक्ट ऑफ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और अगर तुम्हारा टैक्स रेट चेंज होगा और सब्सिडी चेंज होगी तो आपका NNP एट मार्केट प्राइस भी चेंज हो जाएगा। भाई NNP एट FC और NNP एट MP में जो डिफरेंस है वो NIT का है। तो अगर टैक्सेस चेंज हुए, सब्सिडी चेंज हुई, तो आपकी मार्केट प्राइस चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका नेशनल इनकम गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट में तो कोई चेंज नहीं आया। फैक्टर कॉस्ट में तो कोई चेंज नहीं आया। भाई मान लो आपका फैक्टर कॉस्ट है किसी चीज का, आपका फैक्टर कॉस्ट है किसी चीज का 100 रुपए, आपका किसी चीज का फैक्टर कॉस्ट है 100 रुपए, और उस पे GST लग रही है, सपोज करो यहां पे 12 रुपए और यहां पे 18 रुपए, और इस पे सब्सिडी मिल रही है यहां पे 2 रुपए, यहां पे 2 रुपए। तो सब्सिडी में तो कोई चेंज नहीं है, फैक्टर कॉस्ट में कोई चेंज नहीं है, लेकिन टैक्स में चेंज आ गया। 100 + 12 - 2,
तो यहां पर मार्केट प्राइस निकलेगी आपकी 110 और यहां पर आपके पास मार्केट प्राइस निकलेगी 116। तो अगर आप मार्केट प्राइस पे वैल्यू करोगे तो उसमें फैक्टर इनकम में तो कोई चेंज नहीं आया ना, फैक्टर इनकम में तो कोई चेंज नहीं आया। चेंज किस में आ रहा है? ट्रांसफर इनकम में। चेंज किस में आ रहा है? ट्रांसफर इनकम में। जीएसटी क्या है? ट्रांसफर इनकम ही तो है, टैक्सेस है कि नहीं? जीएसटी में चेंज आ रहा है, तो इसे आप कंसीडर नहीं करोगे। दूसरा कारण, ये जो टैक्सेस हैं और सब्सिडीज हैं, ये जो टैक्सेस हैं और सब्सिडीज हैं, ये क्या है सर? ये टैक्सेस और सब्सिडीज जो है ये कुछ नहीं है, ये ट्रांसफर इनकम है। और ट्रांसफर इनकम को हम लोग नेशनल इनकम में कंसीडर नहीं करते। तो दो रीजन मिल गए आपको। एक रीजन ये हो गया कि हम मार्केट प्राइस पे इसलिए वैल्यू नहीं करते क्योंकि मार्केट प्राइस में एनआईटी आता है और एनआईटी जो है वो ट्रांसफर इनकम है। टैक्स सिटीजंस देते हैं गवर्नमेंट को, ये ट्रांसफर इनकम है टू गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट सब्सिडी देती है सिटीजंस को, तो ये ट्रांसफर इनकम है फ्रॉम गवर्नमेंट। ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनती है, पहला रीजन। दूसरा, सर अगर मान लो इसको पार्ट बना भी ले तो टैक्सेस के चेंज होने से मार्केट प्राइस बदल जाएगा, जबकि फैक्टर इनकम पे मतलब प्रोडक्शन की कॉस्ट में तो कोई फर्क आ ही नहीं रहा है। इसकी वजह से बिना मतलब में आपकी नेशनल इनकम क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। इन्फ्लेट भी हो सकती है, डिफ्लेट भी हो सकती है, करेक्ट पिक्चर नहीं दिखाएगी। इसलिए हम लोग आपका एनएनपी एट एफसी को नेशनल इनकम बनाते हैं, ना कि एनएनपी एट एमपी को। दूसरा रीजन और एक आ गया कि अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग टैक्स स्ट्रक्चर है, तो कंपैरिजन करने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए हो गया। और तीसरा रीजन भी आप इसके अंदर ऐड कर दो, तीसरा रीजन भी आप इसके अंदर ऐड कर दो कि जो टैक्स है, जो एनआईटी है, वो बेसिकली क्या है सर? एनआईटी जो है वो बेसिकली एक तरीके का ट्रांसफर इनकम है, और अपन ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड नहीं करते हैं नेशनल इनकम। तीन रीजंस हो गए कि क्यों एनएनपी एट एमपी को कंसीडर नहीं किया जाता है नेशनल इनकम के अंदर। पहला कारण कि टैक्सेस के चेंज होने से मार्केट प्राइस बदल जाएगा, जबकि फैक्टर कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। दूसरा रीजन, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग टैक्सेस हैं, तो कंपैरिजन करने में दिक्कत होगी। तीसरा कारण कि आपका जो टैक्सेस है और सब्सिडी है वो आप लोग की ट्रांसफर इनकम है, और अपन ट्रांसफर इनकम को नेशनल इनकम का पार्ट नहीं मान के चलते हैं। राइट मेरे बच्चों? चलिए अब अगला कॉन्सेप्ट आता है रियल वर्सेस नॉमिनल जीडीपी।